जिन्ना के मुस्लिम राष्ट्र की डिमांड एक एक्शन था या एक रिएक्शन? जिन्ना ने 1940 में अलग राष्ट्र की मांग की, लेकिन हिंदुत्ववादी संगठन हिंदुओं और मुस्लिमों को लिखित तौर पर अलग अलग राष्ट्र उससे 32 साल पहले से मानते रहे हैं। इतिहास की साधारण समझ रखने वाला व्यक्ति भी ये बात आसानी से जान सकता है, लेकिन एक कहावत है ना, When you can't convince the people, confuse them। कंफ्यूजन किसी भी तरह की हो सकती है, और अगर इतिहास में कंफ्यूजन बढ़ाई जाए तो वर्तमान के राजनीतिक उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। आजकल ऐसी ही कंफ्यूजन देश के बंटवारे को लेकर फैली हुई है। एनसीईआरटी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी 14 अगस्त को क्लास 6 से 12 तक के लिए 2 खास मॉड्यूल्स जारी किए हैं। ये मॉड्यूल नियमित पाठ्यक्रम का हिस्सा है नहीं, लेकिन वाद विवाद और चर्चाओं के माध्यम से बच्चों को विभाजन की विभीषिका के बारे में पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा कि भारत के बंटवारे के 3 सबसे बड़े विलेंस कौन थे। ये थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने एक अलग राष्ट्र की मांग की, दूसरे कांग्रेस पार्टी खासकर पंडित नेहरू, जिन्होंने बंटवारे की योजना को स्वीकार किया, और तीसरे लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने इसे लागू किया। जिन्ना के नाम से मुसलमानों के खिलाफ तैयार माहौल को इंटेंसिफाई किया जा सकेगा, और नेहरू के नाम से कांग्रेस के खिलाफ बच्चों के मन में नफरत भरी जा सकेगी। सामान्य समझ के हिसाब से देखें तो बात ठीक लगेगी कि हाँ भाई, खिलाड़ी तो यही लोग थे, मीटिंग्स यही लोग करते थे, फैसला इन्हीं लोगों ने लिया था। लेकिन इतिहास और सच्चाई इतनी आसान होती नहीं है। हमने एक वीडियो पहले पब्लिश की थी जिसमें बताया था कि बंटवारे के समय तात्कालिक घटनाएं क्या थी। अब चाहें तो उसे देख सकते हैं। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की, नेहरू और कांग्रेस को अंततः वो मांग माननी पड़ी। माउंटबेटन उस वक्त गवर्नर थे। नेहरू या कांग्रेस के मानने का कारण थे वो दंगे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच वो नफरत जिसे मिटाना लगभग असंभव दिख रहा था। सवाल ये उठता है कि नफरत उन्हीं 2-3 सालों में पैदा हुआ था क्या? जिन्ना के अलग मुस्लिम राष्ट्र मांगने के पीछे क्या कट्टरपंथी हिंदुओं का भी हाथ नहीं था? क्या आरएसएस लगातार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत की आग फैलाने की कोशिश नहीं कर रही थी? सावरकर से लेकर गोलवलकर तक ने जिन्ना जैसों के मन में यह चेतना नहीं डाली क्या कि मुसलमान अगर भारत में रहेंगे तो 2म दर्जे के नागरिक बनकर रहेंगे? भारत के सीने में खंजर उतारा जिन्ना ने, लेकिन क्या उस खंजर का हैंडल आरएसएस और एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज नहीं थे? बंटवारे की असली कहानी और बंटवारे के असली गुनाहगार कौन थे, इन सब सवालों पर चर्चा होगी स्टोरीज अनटोल्ड के इस एपिसोड में। I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Let us leave aside slogan. At the stroke of the midnight hour. नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल की। इसके अनुसार बंटवारे के 3 दोषी थे, जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में लाहौर प्रस्ताव के दौरान अलग देश की मांग की थी। हिंदुओं और मुसलमानों को धर्म, रीति रिवाज और नायकों के आधार पर 2 अलग अलग राष्ट्र बताया था। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती विभाजन की योजनाओं को स्वीकार करना और जिन्ना के प्रभाव को कमतर आंकना था। पंडित नेहरू और सरदार पटेल के हवाले से कहा गया है इस मॉड्यूल में कि उन्होंने गृह युद्ध के डर से विभाजन को स्वीकार किया था। मॉड्यूल में पंडित नेहरू के 1947 के एक भाषण का भी जिक्र है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां हमें या तो विभाजन को स्वीकार करना होगा या निरंतर संघर्ष और अराजकता का सामना करना होगा। मॉड्यूल में लॉर्ड माउंटबेटन को तीसरा सबसे बड़ा दोषी बताया गया है। कहा गया है कि माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख को जून 1948 की जगह अगस्त 1947 कर दिया था, जो एक बड़ी लापरवाही थी, जिसकी वजह से रेडक्लिफ लाइन की सीमा तय करने में जल्दबाजी हुई और लाखों लोग ये तक नहीं जान पाए वो भारत में हैं या पाकिस्तान में। अब चलिए लगाते हैं इतिहास के पन्नों में गोते और जानते हैं बहुत कुछ बताकर आखिर क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है। 2 नेशन थ्योरी यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत बंटवारे का आधार बना, लेकिन क्या यह अवधारणा 1940 में जिन्ना के लाहौर प्रस्ताव में पहली बार सामने आई? जी नहीं, बल्कि 28 सालों पहले 1908 में ही 2 नेशन थ्योरी का जिक्र हो चुका था। हिंदू महासभा के नेता भाई परमानंद ने हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग समुदाय बताते हुए बंटवारे की एक योजना प्रस्तुत कर दी थी। भाई परमानंद ने अपनी आत्मकथा में भी इस योजना का जिक्र किया है। लिखा है कि सिंध के बाद की सरहद को अफगानिस्तान से मिला दिया जाए, जिसमें मुसलमान उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों को शामिल कर एक महान मुस्लिम राज्य स्थापित कर लें और उस इलाके के हिंदुओं को वहां से निकल जाना चाहिए। इसी तरह देश के अन्य भागों में बसे मुसलमानों को वहां से निकालकर इस नई जगह में बस जाना चाहिए।
भाई परमानंद ही नहीं, बीएस मुंजे, जो हिंदू महासभा के नेता होने के साथ साथ आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के दोस्त थे, उन्होंने तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग किए जाने से काफी पहले ही हिंदू अलगाववाद की वकालत कर दी थी। मुंजे ने 1923 में आयोजित हिंदू महासभा के तीसरे अधिवेशन में कहा था, जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का, फ्रांस फ्रांसीसियों का और जर्मनी जर्मन नागरिकों का है, वैसे ही भारत हिंदुओं का है। अगर हिंदू संगठित हो जाते हैं तो वो अंग्रेजों और उनके पिट्ठुओं मुसलमानों को वश में कर सकते हैं। अब के बाद हिंदू अपना संसार बनाएंगे और शुद्धि तथा संगठन द्वारा फलेंगे फूलेंगे। ये शुद्धि क्या थी? ये संगठन कौन से थे और इस कथन का मकसद क्या था? मुसलमानों को यह एहसास कराना कि वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं और हिंदुत्ववादी संगठन इस विचार को मजबूती देंगे। 1923 में ही सावरकर की हिंदुत्व हु इज अ हिंदू नाम की एक किताब आई। वही किताब जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और मुसलमानों ईसाइयों को बाहर खदेड़ने के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया था। इसे भारत विभाजन का एक बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। हिंदू राष्ट्र की सावरकर की परिभाषा में मुसलमान और ईसाई शामिल नहीं थे, क्योंकि वे हिंदू सांस्कृतिक विरासत से जुड़ते नहीं थे। इस किताब में सावरकर लिखते हैं कि मुस्लिम और ईसाई कुछ समय पहले तक हिंदू थे, लेकिन नए धर्म अपनाने के बाद उन्होंने हिंदू संस्कृति को पूरी तरह छोड़ दिया है। उनके आदर्श और जीवन को देखने का उनका नजरिया बदल गया है। वे अब हमसे मेल नहीं खाते, इसलिए इन्हें हिंदू नहीं कहा जा सकता। और इन्हीं सावरकर ने दो राष्ट्र के सिद्धांत की वकालत की थी, मतलब हिंदुओं का अलग राष्ट्र और मुसलमानों का अलग। 1937 में हिंदू महासभा के 19वें राष्ट्रीय अधिवेशन में साफ साफ सावरकर ने कहा, आज भारत में दो प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र पास पास रह रहे हैं, लेकिन कुछ अपरिपक्व राजनेता ये मानकर गलती कर रहे हैं कि भारत पहले से ही एक सद्भावनापूर्ण राष्ट्र में ढल गया है। यह सिर्फ हमारी इच्छा होने से ही इस रूप में ढल जाएगा। आज ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि हिंदुस्तान एकता में पिरोया हुआ राष्ट्र है, बल्कि इसके विपरीत हिंदुस्तान में मुख्य रूप से दो राष्ट्र हैं, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान। भाई परमानंद, बीएस मुंजे और सावरकर की तरह गोलवलकर भी इस सियासत में पीछे नहीं रहे। गोलवलकर इन सब से 4 कदम आगे निकल जाते हैं और अल्पसंख्यकों के नस्लीय सफाये का एक मंत्र दे देते हैं। 1939 में अपनी किताब वी एंड आर नेशनहुड डिफाइंड में गोलवलकर कहते हैं कि भारत एक ही राष्ट्र है और वो है हिंदू राष्ट्र। उनके अनुसार हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम और ईसाई विदेशी मूल के हैं और अगर उन्हें यहां रहना है तो उन्हें हिंदू राष्ट्र की संस्कृति को मानना होगा। जर्मनी के नाजी मॉडल का हवाला देते हुए गोलवलकर ने लिखा कि जैसे जर्मनी में यहूदियों को दोयम दर्जे का नागरिक माना गया, वैसे ही भारत में मुसलमानों और ईसाइयों को माना जाना चाहिए। भाई परमानंद से लेकर सावरकर और गोलवलकर तक एक के बाद सभी ने ऐसे विचार दिए जिसने न सिर्फ द्विराष्ट्र की अवधारणा को जन्म दिया, बल्कि हिंदू महासभा और आरएसएस द्वारा उसे फैलाने का भी काम किया। इन विचारों ने न सिर्फ अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों में डर की भावना को जन्म दिया, बल्कि मुस्लिम लीग को भी अलग राष्ट्र की मांग की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दूसरी तरफ अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग की तरफ से पहली बार 1930 में द्विराष्ट्र का सिद्धांत सामने आया था। 1930 में अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था, भारत के उत्तर पश्चिम में एक अलग मुस्लिम राज्य बने, जहां पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और अफगान सीमा प्रांत के मुसलमान एकजुट हो सके। मुस्लिम लीग की तरफ से यही वह विचार था जो बाद में पाकिस्तान आंदोलन की बौद्धिक नींव बना। लेकिन 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग को बड़ा झटका लगता है। 37 के चुनाव में कांग्रेस ने अधिकतर प्रांतों में सरकार बना ली। मुस्लिम लीग को बहुत कम सीटें मिली। मुस्लिमों के बीच भी लीग की लोकप्रियता उतनी नहीं रही, जिसके बाद जिन्ना को एहसास हुआ कि अगर मुस्लिम लीग को बचाना है तो मुस्लिमों की अलग पहचान का मुद्दा उठाना होगा। जिसके बाद जिन्ना ने 22 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में एक हिस्टोरिक भाषण दिया। इस भाषण में जिन्ना ने कहा, हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, उनकी संस्कृति, धर्म, इतिहास और परंपराएं बिल्कुल ही अलग हैं। इन्हें एक साथ एक राष्ट्र में नहीं रखा जा सकता। अगर इन्हें जबरन एक राष्ट्र के रूप में रखा जाएगा तो इससे सिर्फ संघर्ष और असंतोष पैदा होगा। इसके ठीक दूसरे दिन अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मांग रखी गई कि भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्वी हिस्सों में जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं, मेजॉरिटी में हैं, स्वतंत्र और संप्रभु राज्य बनाए जाएं। यहीं से पाकिस्तान राष्ट्र की मांग औपचारिक रूप से शुरू हुई। अगर हम 1908 से लेकर 1940 और उसके बाद के इतिहास के पैटर्न को देखें
तो साफ पता चलता है कि दो राष्ट्र और भारत के बंटवारे की नींव भाई परमानंद, मुंजे और सावरकर जैसों ने रखी, जिसे बाद में जिन्ना और मुस्लिम लीग ने अपना हथियार बना लिया। खुद बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं कि यह बात भले विचित्र लगे, लेकिन एक राष्ट्र बनाम दो राष्ट्र के सवाल पर सावरकर और जिन्ना के विचार परस्पर विरोधी होने के बजाय एक दूसरे से पूरी तरह मेल खाते हैं। दोनों ही इसे स्वीकार करते हैं, और न केवल स्वीकार करते हैं बल्कि इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में दो राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम राष्ट्र और दूसरा हिंदू राष्ट्र। वहीं अगर द्विराष्ट्र सिद्धांत और देश के विभाजन पर नेहरू के विचारों की बात करें तो पंडित नेहरू शुरू से ही बंटवारे के खिलाफ थे। 1940 के दशक में उन्होंने कई मौकों पर कहा, यदि भारत टूटता है तो यह हमारी परंपरा और सभ्यता का विनाश होगा। धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण करना अंधेरे में छलांग लगाने जैसा है। जिन्ना और सावरकर की टू नेशन थ्योरी को भी उन्होंने भ्रम और अंग्रेजों की साजिश करार दिया। बंटवारे को रोकने के लिए नेहरू हर वो काम करने को तैयार थे जो वो कर सकते थे। ब्रिटिश सरकार ने 1946 में कैबिनेट मिशन योजना पेश की, जिसमें अखंड भारत के साथ एक संघीय संरचना बनाने का प्रस्ताव था। कांग्रेस और नेहरू ने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि इससे बंटवारा टल सकता था। जिन्ना और मुस्लिम लीग ने पहले तो इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में अलग पाकिस्तान पर अड़ गए। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान किया। देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे शुरू हो गए। कोलकाता में यह हिंसा भयंकर स्थिति में पहुंच गया। हिंदू मुस्लिमों में भीषण दंगे हुए। सिर्फ 4 दिन में 4000 लोग मारे गए। देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। गांधी की कोशिशें भी नाकाम होती दिखी। इन सब के बीच ब्रिटेन ने महसूस किया कि भारत में संयुक्त सरकार बनाना नामुमकिन है। ऐसे में 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने नई योजना पेश की। योजना ये कि भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाए। देश में बने गृह युद्ध के हालात देखते हुए पंडित नेहरू और कांग्रेस पार्टी को मजबूरन भारत विभाजन की योजना को स्वीकार करना पड़ा। संविधान सभा में बोलते हुए पंडित नेहरू ने कहा था, विभाजन हमारे लिए एक पीड़ा है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करना पड़ा। हम आशा रखते हैं कि भारत के शेष भाग को हम एक मजबूत, संगठित और आधुनिक राष्ट्र बना सकेंगे। वहीं सरदार पटेल ने कहा, विभाजन हमारी कमजोरी का प्रतीक है, लेकिन इसे स्वीकार करना ही पड़ा। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदुस्तान को संभालें। तो साहब, तात्कालिक घटनाओं को अगर देखेंगे तो यकीनन नेहरू, जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन ही दिखेंगे प्लेयर्स इस खेल के। लेकिन कोई भी खेल वैक्यूम में क्रिएट नहीं होता है। कोई भी डिमांड निर्वात में पैदा नहीं होती है। उसके पीछे एक बड़ा तंत्र काम कर रहा होता है, एक बड़ा इतिहास काम कर रहा होता है और एक पूरी प्रक्रिया काम कर रही होती है। वो प्रक्रिया 1908 में शुरू हुई थी, जहां भाई परमानंद हिंदू और मुसलमानों को 2 अलग अलग राष्ट्र बताते हैं। फिर सावरकर किताब लिखते हैं। सावरकर भी यही काम करते हैं। गोलवलकर किताब लिखते हैं। गोलवलकर भी ऐसा ही बताते हैं। बीएस मुंजे का भी यही मत रहता है। आरएसएस लगातार इस बात पर जोर देता है कि हमारा दुश्मन ब्रिटिशर्स कम और मुसलमान ज्यादा हैं। मुसलमानों के मन में यह बात पैदा करने की कोशिश लगातार की जा रही होती है कि आप सेकंड क्लास सिटीजन हो एंड दिस नेशन डज नॉट बिलोंग टू यू। जिन्ना का डिमांड एक्शन था या रिएक्शन? अब आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। नफरत की राजनीति ने इस देश को बांटा है। जरूरी यह है कि नफरत और सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ हम सब हमेशा खड़े रहें ताकि देश बचा रहे। आपकी सोच क्या है? अपनी सोच हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। कोई सवाल हो, सुझाव हो, परामर्श हो या कुछ कहना चाहते हो तो वो भी ज़रूर लिख दें कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।